सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि हम उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के अंतर्गत उत्तराखंड समूह गौ भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, जिसके अंतर की मुख्य रूप से पटवारी लेखपाल भर्ती, पुलिस कांस्टेबल भर्ती और उत्तराखंड वन आरक्षी भर्ती, साथ ही साथ उत्तराखंड लेखाकार की पदों पर भी भर्ती आई हुई है। तो आप लोगों ने शायद आवेदन कर लिए होंगे और नहीं भी किए होंगे तो आप लोग बहुत जल्दी से जल्द कर लेंगे। साथ ही साथ आप लोगों की तैयारियां इन भर्तियों पर काफ़ी पिछले 2-3 सालों से चल रही है दोस्तों। तो आप लोग अपनी तैयारी को बरकरार रखिएगा। मैं लगातार आप लोगों के साथ वीडियो सेशन लेकर के आता रहता हूं। इससे पूर्व मैंने आप लोगों को उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोज़ मैंने अपने यूट्यूब पेज पर डाल रखी हैं दोस्तों। और अब मैं आप लोगों के सामने उत्तराखंड को छोड़ करके सामाजिक अध्ययन और हिंदी के विशेष प्रकार के नोट्स आप लोगों के सामने लेके आता हूं, क्योंकि हमें पता है कि 100 नंबर यह परीक्षा होनी है और इसमें 40-40-20 का हमारा फॉर्मूला है दोस्तों। आप लोगों को सबको पता है ये कि 40 नंबर की उत्तराखंड आएगी, 40 नंबर का जीएस आएगा यानी कि, और 20 नंबर का आपका हिंदी आएगा दोस्तों। तो इसके आधार पर ही मैं आप लोगों को यहाँ पर वीडियो बनाते हुए आता रहता हूँ। तो आज की वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से छोटा सा एक अनुरोध रहेगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों, ताकि आप लोगों को इसी प्रकार से नए नए क्वेश्चन और महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज मिलती रहे। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आ रहा है, एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? विज्ञान की वो शाखा जिसके अंतर्गत एग्रोस्टोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर है तेल बीजों का, फसलों का, घासों का या फलों का। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो एग्रोस्टोलॉजी है यह है घासों का अध्ययन। याद रखेंगे, घास के अध्ययन को एग्रोस्टोलॉजी कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्लियर कर लेंगे आप लोग। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन कहलाता है, यानी कि साग सब्जी उत्पन्न करने वाले जो पौधे होते हैं उनका जब अध्ययन करते हैं तो उसे क्या कहते हैं विज्ञान की शाखा के अंतर्गत? तो यहाँ पर ऑप्शन है ओलेरीकल्चर, सेरीकल्चर, सिल्वीकल्चर या पिसीकल्चर। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों के अध्ययन को कहा जाता है ओलेरीकल्चर। याद रखेंगे, ओलेरीकल्चर के अंतर्गत साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों की क्लियर हो गई होगी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों ये उत्तराखंड ग्रुप सी में कि साइकिलिंग का खेल परिसर क्या कहलाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है डायमंड, ग्रीन्स, वेलोड्रम या रिंग। तो याद रखिएगा दोस्तों, वेलोड्रम कहा जाता है साइकिलिंग के खेल परिसर को। क्या कहा जाता है? वेलोड्रम कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। घुड़सवारी का खेल परिसर किस नाम से जाना जाता है? तो घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है उसे क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए है एरिना, ग्रीन्स, वेलोड्रम या डायमंड। तो याद रखेंगे दोस्तों, घुड़सवारी का जो खेल परिसर होता है वो एरिना कहलाता है। क्या कहलाता है? एरिना कहलाता है। याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। गोल किस प्रसिद्ध भारतीय हॉकी खिलाड़ी की आत्मकथा है? ठीक है, तो ये सर्वविदित है दोस्तों और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, कई बार पूछ लिया जाता है। ठीक है, अब खेल पुरस्कारों को भी इन्हीं के नाम से कर दिया गया है, मेजर ध्यानचंद खेल पुरस्कार। ठीक है, तो गोल किसकी पुस्तक है? तो मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का नाम है गोल दोस्तों। याद रखेंगे आप लोग। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो आप लोग जरूर लाइक कीजिएगा और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लग रही है वीडियो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। प्रसिद्ध भारतीय महिला एथलीट पीटी उषा की आत्मकथा का नाम क्या है? तो जो पीटी उषा है दोस्तों, एथलीट दौड़ करती हैं थी ये अपने दिनों में, तो इनकी आत्मकथा का नाम क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फ्लाइंग गर्ल, सिल्वर गर्ल, गोल्डन गर्ल या प्लेटिनम गर्ल। तो याद रखेंगे दोस्तों, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल करके इनकी आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम है गोल्डन गर्ल दोस्तों। ठीक है, पीटी उषा की। ठीक है, धावक थी ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। कंप्यूटर भाषा फोर्ट्रॉन किस क्षेत्र में उपयोगी है? FORTRAN, फोर्ट्रॉन। ठीक है, तो किस क्षेत्र में उपयोगी है? ऑप्शन ए है व्यवसाय, रेखाचित्र, विज्ञान या वाणिज्य। तो याद रखना दोस्तों, जो फोर्ट्रॉन है ये आपका विज्ञान के क्षेत्र के लिए उपयोगी मानी जाती है। कंप्यूटर की एक भाषा है दोस्तों ये। ठीक है, लैंग्वेज। तो फोर्ट्रॉन लैंग्वेज विज्ञान भाषा के लिए उपयोगी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। किस कंप्यूटर भाषा का प्रयोग वाणिज्यिक कार्यों में किया जाता है? देखिए, फोर्ट्रॉन का प्रयोग तो आपको पता है विज्ञान के क्षेत्र में किया जाता है। अब वाणिज्यिक कार्यों के लिए कौन सी भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है फोर्ट्रॉन, बेसिक, कोबोल या पास्कल। तो याद रखेंगे कोबोल, COBOL।
कोबोल को वाणिज्यिक कार्यों में प्रयोग किया जाता है। कंप्यूटर की ये एक भाषा है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। मुगल काल की राजकीय भाषा थी, तो मुगल काल की राजकीय भाषा क्या थी? उर्दू, फारसी, तुर्की या अरबी? तो याद रखेंगे दोस्तों, फारसी भाषा। फारसी भाषा मुगल काल की राजकीय भाषा थी, इसे भी हम याद रख लेंगे। दिल्ली सल्तनत में भी फारसी भाषा थी और मुगल काल की भी राजकीय भाषा फारसी भाषा थी दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है, तो हिंदी के पश्चात भारत की दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा है। यहाँ पर ऑप्शन है तमिल, तेलुगु, बांग्ला या मराठी। तो याद रखेंगे बांग्ला भाषा सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी के पश्चात। भारत में हिंदी के बाद दूसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा बांग्ला है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की किस प्रांत में कोंकणी भाषा बोली जाती है? तो कोंकणी भाषा, कोंकण क्षेत्र आपको पता है। ठीक है, तो ऑप्शन है यहाँ पर केरल तथा कर्नाटक, महाराष्ट्र तथा गोवा, उड़ीसा तथा पंजाब, आंध्र प्रदेश तथा उड़ीसा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, कोंकण वाला जो क्षेत्र होता है आपका महाराष्ट्र से और कर्नाटक के बीच का है, लेकिन विशेष रूप से जो कोंकणी भाषा बोली जाती है वो महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है दोस्तों। ठीक है, महाराष्ट्र और गोवा याद रखेंगे आप लोग, महाराष्ट्र और गोवा में बोली जाती है कोंकणी भाषा दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये भी। ठीक है, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान कहाँ स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है हैदराबाद, वाराणसी, मैसूर, उज्जैन। तो याद रखेंगे दोस्तों, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान जो स्थित है वो है मैसूर में। ठीक है, और मैसूर पड़ता है कर्नाटक में, मैसूर कर्नाटक में, याद रखें, केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। वह वर्ग कौन सा है जिसको मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है? जब मुद्रास्फीति होती है तो सबसे ज्यादा हानि किस वर्ग को होती है? यहाँ पर ऑप्शन है देनदार, लेनदार, व्यापारी वर्ग या वास्तविक परिसंपत्तियों के धारक। तो याद रखेंगे दोस्तों, जो देनदार होता है, ठीक है, उसे मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है, और जो लेनदार होता है उसको सबसे ज़्यादा लाभ होता है, ये याद रखेंगे। तो बहरहाल मुद्रास्फीति के कारण सबसे अधिक हानि होती है देनदार को, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारत की मुद्रास्फीति मापी जाती है, भारत में मुद्रास्फीति कैसे मापी जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है थोक मूल्य सूचकांक द्वारा, शहरी गैर कामगारों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक द्वारा, या राष्ट्रीय आय अस्फीति। तो भारत में जो मुद्रास्फीति मापी जाती है दोस्तों, वो थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा मापी जाती है, याद रखना। थोक मूल्य सूचकांक के द्वारा ही मुद्रास्फीति या फिर महंगाई का अनुमान लगाया जाता है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। डो जोन्स, ठीक है डो जोन्स क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, बंबई स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, विश्व स्वर्ण परिषद का स्वर्ण सूचकांक, या इनमें से कोई नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, डो जोन्स जो है वो है न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक, बहुत बार पूछा जाता है ये भी। ठीक है, यानी कि अमेरिका का एक क्या है, ये शेयर बाजार सूचकांक है ये। ठीक है, डो जोन्स। ठीक है, जैसे भारत में निफ्टी और बीएससी है सूचकांक, वैसे ही डो जोन्स न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का शेयर बाजार सूचकांक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। यदि धन या मुद्रा बहुत अधिक हो और माल अथवा वस्तु बहुत कम हो तो वह स्थिति होती है किस चीज़ की? मुद्रा ज़्यादा होती है और माल और वस्तु कम हो जाती है। ठीक है, तो इससे भी क्या हो जाता है, वस्तुओं के रेट बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, महंगाई बढ़ जाती है, और महंगाई की स्थिति होगी दोस्तों तो कौन सी स्थिति होगी? यहाँ पर ऑप्शन है अस्फीति, मुद्रास्फीति, मंदी या गतिरोध गतिहीनता। तो इसे भी मुद्रास्फीति कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, यदि मुद्रा बहुत अधिक है और माल अथवा वस्तु बहुत कम है तो वो स्थिति मुद्रास्फीति की कहलाती है दोस्तों। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम प्रारंभ कब से हुआ माना जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है 1947, 1948, 1945 और 1951। तो याद रखेंगे दोस्तों, डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का नाम आपने सुना होगा, भारत में परमाणु कार्यक्रम के जनक कहलाते हैं होमी जहांगीर भाभा। ठीक है, और 1948 में भारत में जो परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ हुआ था वो इन्हीं के द्वारा किया गया था। तो 1948 से भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का प्रारंभ माना जाता है दोस्तों। तो याद रखेंगे, कई बार पूछा गया है क्वेश्चन भी ग्रुप सी के एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र कहाँ अवस्थित है? ठीक है, तो रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र आपको बता देना चाहूँगा दोस्तों कि कनाडा के सहयोग से 1965 ईस्वी में लगाया गया था। याद रखेंगे, कनाडा के सहयोग से 1965 में लगाया गया था। अब किस राज्य में स्थित है? यहाँ पर ऑप्शन है कर्नाटक, तमिलनाडु, गुजरात या राजस्थान। तो याद रखेंगे रावत राजस्थान। ठीक है, राजस्थान में रावत भाटा परमाणु विद्युत संयंत्र स्थित है। ये कनाडा के सहयोग से लगाया गया था और 1965 में अवस्थित किया गया था दोस्तों इसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे दोस्तों। एग मार्क है, एग मार्क होता है दोस्तों, ठीक है, अंडा उत्पादन हेतु एक सहकारी संस्था, कृषि उत्पादों के मंडीकरण हेतु कृषकों की संस्था, खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों, जो एग मार्क होता है वो होता है खाद्य वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर होती है दोस्तों। ये याद रखना, खाद्य वस्तुओं के लिए जो गुणवत्ता का जो टैग लगाया जाता है वही आपका एग मार्क कहलाता है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन कई बार पूछ लिया जाता है ये भी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है हेरोडोट्स, एनेक्सिमेंडर, इरेटोस्थनीज या हिकेटियस। तो दोस्तों भूगोल का जो जनक कहा जाता है वो कहा जाता है आपका हिकेटियस को। याद रखेंगे, हिकेटियस को भूगोल के जनक के रूप में जाना जाता है। इनकी एक पुस्तक थी जेस पेरियोडिस, जेस पेरियोडिस। ठीक है दोस्तों, हिकेटियस की पेरियोडिस। और इसी पुस्तक में इन्होंने विश्व के विभिन्न ये कह सकते हैं कि जो जहाँ जहाँ मानव रहते हैं वहाँ का मतलब एक मैप तैयार किया था। इसीलिए हिकेटियस को क्या कहा जाता है? भूगोल का जनक कहा जाता है। जेस पेरियोडिस इनकी पुस्तक है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? ठीक है, तो भूगोल को जियोग्राफी कहा जाता है और उन्होंने जियोग्राफी का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो यहाँ पर ऑप्शन है हिकेटियस, हेरोडोट्स, इरेटोस्थनीज या एनेक्सिमेंडर। तो याद रखेंगे दोस्तों, इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने जियोग्राफी का पुस्तक भी लिखी थी और भूगोल के लिए जियोग्राफी शब्द का इस्तेमाल किया था दोस्तों। ठीक है, तो याद रखेंगे भूगोल के लिए जियोग्राफी का शब्द इरेटोस्थनीज ने प्रयोग में लाए थे और इन्होंने भूगोल को एक अलग विषय का रूप देने में भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, साथ ही साथ पृथ्वी की परिधि इसको भी माप लिया था इन्होंने। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वर्तमान भूत की कुंजी है, किसने कहा था? ये भी भूगोल के संदर्भ में कही गई है कि जो वर्तमान है वो भूत की कुंजी है। किसने कहा था? यहाँ पर है डटन ने, जेम्स हटन ने, डेविड ने या वाल्टर पैंक ने। तो याद रखेंगे जेम्स हटन का कथन है ये कि वर्तमान भूत की कुंजी है, यानी कि वर्तमान भूतकाल की कुंजी है। ठीक है, ये कहा था जेम्स हटन ने दोस्तों। याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को भी कई बार पूछ लिया जाता है और ये उन क्वेश्चनों में से होते हैं जिन क्वेश्चनों को आधा से ज़्यादा बच्चे नहीं कर पाते हैं दोस्तों। ठीक है, तो जेम्स वर्तमान भूत की कुंजी है जेम्स हटन को, याद रखेंगे दोस्तों आप लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। सूर्य के संगठन में सहायक गैस है, यानी कि जो सूर्य का जो संगठन किया गया है उसमें सबसे ज़्यादा सहायक गैस कौन सी है? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम और ऑक्सीजन, हीलियम और नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और हीलियम। तो याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य के संगठन में सबसे ज़्यादा सहायक जो गैस है वो है हाइड्रोजन और हीलियम गैस। ठीक है, लगभग 71% गैस हाइड्रोजन है और 26% गैस आपका हीलियम है दोस्तों। ठीक है, बाकी अन्य गैसें भी हैं, कुछ अक्रिय गैसें हैं। तो हाइड्रोजन और हीलियम से ही सूर्य का संगठन बना हुआ है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्योंकि सूर्य हमेशा पृथ्वी पर की, अगर हम पृथ्वी की बात कर रहे हैं दोस्तों, ये कि सूर्य हमेशा सुबह में पूर्व की दिशा में निकलता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर घूमती है, यह पूर्व में स्थित है इसमें से सभी। तो याद रखिएगा दोस्तों, पृथ्वी का जो घूर्णन अक्ष है अपना, पृथ्वी अपने अक्ष पर हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है दोस्तों। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की ओर को घूमती है, इसीलिए पूर्व दिशा में क्या होता है? सूर्योदय होता है दोस्तों पृथ्वी पर हमेशा। तो पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, तो इसी वजह से सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य कब दिखाई देता है? एक क्वेश्चन आ जाता है कि अर्धरात्रि का सूर्य किस देश में दिखाई देता है? तो हम जानते हैं कि नॉर्वे में दिखाई देता है। एक क्वेश्चन तो यहीं पर से बन जाता है हमारा। ठीक है, और नॉर्वे में वो जो अर्धरात्रि का जो सूर्य दिखता है वो कब, किस तिथि को दिखाई देता है? तो यहाँ पर हम ऑप्शन देख पाएंगे 21 मार्च,
23 सितंबर, 21 जून और 22 दिसंबर। तो आपको पता है दोस्तों 21 जून को क्या होता है, जो उत्तरी गोलार्ध होता है यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है दोस्तों। और सबसे बड़ा दिन होने के साथ साथ जो सूर्य की लंबवत किरणें होती हैं वो कर्क रेखा पर भी पड़ती हैं दोस्तों, जिस कारण से नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय क्या दिखता है, उस समय सूर्य दिखाई देता है दोस्तों। तो 21 जून याद रखेंगे, नॉर्वे में अर्धरात्रि में सूर्य दिखाई देता है उस दिन, ठीक है। 21 जून विश्व योग दिवस भी है उस दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। एक ग्रह की अपने कक्ष में सूर्य से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? कोई भी ग्रह है, ठीक है, उसकी, क्योंकि अगर हम पृथ्वी का ही देख लेते हैं तो ये जितने भी ग्रह होते हैं ये सूर्य के चारों ओर एक अंडाकार शेप में क्या करते हैं, गति करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस अंडाकार शेप में गति करने के कारण कभी सूर्य से दूरी इनकी अधिकतम होती है और कभी न्यूनतम होती है दोस्तों। तो यहाँ पर दो घटनाएं होती हैं, जब सबसे दूरी पर कोई ग्रह होता है सूर्य से, तो उस कंडीशन को क्या कहा जाता है, जब दूर होता है, सबसे अधिक ज़्यादा दूर होता है, उस कंडीशन को कहा जाता है अपसौर। क्या कहा जाता है? अपसौर, ठीक है। और जब पृथ्वी या कोई ग्रह सूर्य से क्या होगा, सबसे नज़दीक होगा, उस घटना को कहा जाता है उपसौर दोस्तों, ठीक है। तो ये घटना अगर पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में ली जाए तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि एक ग्रह अपने कक्ष से सूर्य से अधिकतम दूरी पर हो तो उसे क्या कहेंगे, अपसौर कहा जाता है दोस्तों उसे। तो यहाँ पर ऑप्शन है बी, अपसौर की घटना कहलाती है वो, ठीक है। और अगर सबसे न्यूनतम दूरी रहती है तो उसे उपसौर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। और अपसौर की जो घटना होती है दोस्तों वो 4 जुलाई को होती है, ठीक है, पृथ्वी पर 4 जुलाई को होती है। और उपसौर की घटना 3 जनवरी को होती है दोस्तों। यहाँ पर से भी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से किसके बीच की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है? यानी कि खगोलीय दूरी किसके बीच की दूरी को कहा जाता है? तो यहाँ पर ऑप्शन है पृथ्वी तथा सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा, बृहस्पति तथा सूर्य, प्लूटो तथा सूर्य। तो याद रखेंगे खगोलीय एकक जो कहा जाता है वो कहा जाता है पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को दोस्तों। तो याद रखेंगे खगोलीय एकक पृथ्वी तथा सूर्य के बीच की दूरी को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा है? ठीक है, तो निम्नलिखित, ये क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो कौन सा एक तारा है? यहाँ पर है चंद्रमा, शुक्र, पृथ्वी, सूर्य। अब यहाँ पर कई लोग शुक्र को देख करके कंफ्यूज हो जाते हैं कि सबसे चमकीला तारा शुक्र, लेकिन शुक्र दोस्तों एक तारा नहीं होता। तारा क्या होता है? जिसका अपना प्रकाश होता है। शुक्र तो एक ग्रह है जो कि सूर्य के प्रकाश से क्या होता है, चमकता है दोस्तों, ठीक है। चंद्रमा भी सूर्य के प्रकाश से चमकता है और पृथ्वी पर भी सूर्य का प्रकाश आता है। तो जिसका अपना प्रकाश होता है वो तारा होता है दोस्तों। तो सूर्य का अपना प्रकाश होता है, इसलिए सूर्य क्या है, एक तारा है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। पृथ्वी के किस भाग में निकल तथा लोहे की प्रधानता है? तो निकल और लोहा, ठीक है। आपको पता है दोस्तों पृथ्वी के 3 पार्ट, स्विस वैज्ञानिक ने पृथ्वी को सबसे बाहरी भाग को सियाल, मेंटल वाले भाग को यानी कि जो बीच वाला भाग है सियाल, सीमा, ठीक है, और सबसे आंतरिक भाग को जो कोर वाला भाग है निफे में बांटा था, ठीक है, वर्गीकृत किया था। तो ये वही बात पूछ रहा है कि किस भाग में निकेल और लोहा। तो निफे का मतलब Ni का मतलब निकेल होता है और Fe का मतलब फेरस यानी कि लोहा होता है दोस्तों। तो यानी कि सबसे अंदर वाले भाग की बात कर रहे हैं निफे, ठीक है, यानी कि कोर वाले भाग की बात हो रही है, तो निफे कहते हैं उसको दोस्तों, ठीक है। और स्विस ने इसको वर्गीकृत किया था दोस्तों, ठीक है। और अगर भूपर्पट्टी पे सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, तो Si का मतलब सिलिकॉन और Al का मतलब एल्यूमिनियम। तो सिलिकॉन और एल्यूमिनियम भूपर्पट्टी पे सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जबकि मेंटल में सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है दोस्तों, सिलिकॉन और मैग्नीशियम की प्रधानता है। और कोर वाले यानी कि जिसे निफे कहते हैं, निकिल और फेरस यानी कि निकिल और लोहे की प्रधानता सबसे ज़्यादा होती है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? ठीक है, तो आपने ग्लोब देखा होगा दोस्तों, ठीक है। जब हम ध्रुवों की ओर बढ़ते हैं तो इस तरीके से क्या होता है, व्यास जो अक्षांश रेखाएं होती हैं उनका क्या होता है, व्यास घटता रहता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है यह स्थिर रहता है, यह घटता है। बिल्कुल यही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों कि यह घटता है। तो ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाओं के व्यास की प्रकृति घटती है,
और भूमध्य रेखा की ओर आने पर बढ़ती है व्यास की प्रकृति। इसी प्रकार से अगर देशांतर रेखाओं की बात की जाए तो दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक अधिक दूरी होगी भूमध्य रेखा पर, और सबसे कम दूरी होगी ध्रुवों की ओर जाने पर। देशांतरों के बीच की दूरी भी क्या होती रहती है, घटती रहती है दोस्तों। तो याद रखेंगे अक्षांश के भी व्यास घटते हैं और देशांतरों के बीच की दूरी भी घटती है ध्रुवों की ओर जाने पर, और भूमध्य रेखा की ओर आने पर ये दोनों ही बढ़ते हैं दोस्तों। तो ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो चुकी है दोस्तों। आशा करता हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप प्रीवियस वीडियोस की तैयारी कीजिएगा। मेरे चैनल पर बहुत सारे वीडियोस हैं, पटवारी लेखपाल से लेकर पुलिस कांस्टेबल के लिए मैंने अलग अलग प्रकार की उत्तराखंड से रिलेटेड काफ़ी सारी वीडियोस बनाई है, तो आप उनको देखते रहिएगा। और अगर कोई समस्या होती है तो दोस्तों आप मुझे ज़रूर बताइएगा। तो आपका समय शुभ रहे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, जय